आज हम डिस्कस करेंगे वर्जनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस नॉवेल के बारे में। ये रामसे की फैमिली की एक स्टोरी है। इसमें उसका बच्चा उसको बोलता है कि उसको लाइट हाउस में विजिट करना है, बट मिस्टर रामसे उनको मना कर देते हैं, तो उसका सपना वहीं टूट जाता है। बट लेटर वो बहुत टाइम बाद में वहां पे वापस जाते हैं और उनकी ये लाइट हाउस की जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। तो चलिए इसका प्लॉट डिस्कस करते हैं। टू द लाइट हाउस लिखी है वर्जिनिया वुल्फ ने। ये पब्लिश हुई थी 1927 में और इसकी जो सेटिंग है स्कॉटलैंड के एक आइलैंड के सी साइड समर हाउस में सेट है, जहाँ रामसे फैमिली अपनी हॉलीडेज स्पेंड करती है। इसकी नरेटर थर्ड पर्सन नरेटर है, लेकिन नरेशन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में है, जिसमें कैरेक्टर के इनर थॉट्स और फीलिंग्स डायरेक्टली दिखाए जाते हैं। ये एक मॉडर्निस्ट नॉवल है और एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है। तो चलिए इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मिसेस रामसे। रामसे फैमिली की लविंग और केयरिंग मदर है। वो सबको इमोशनली कनेक्ट करके रखती है और उसकी फैमिली का सेंटर है ये। नेक्स्ट है मिस्टर रामसे। जेम्स के फादर और फिलोसोफर हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, प्रैक्टिकल नेचर के हैं, लेकिन अंदर से इनसिक्योर भी फील करते हैं और अप्रिसिएशन चाहते हैं। नेक्स्ट है जेम्स रामसे। रामसे कपल का एक छोटा बेटा है। लाइट हाउस जाने का सपना देखता है और शुरू में अपने फादर। नेक्स्ट है जेम्स रामसे। ये जेम्स रामसे रामसे कपल का छोटा बेटा है। लाइट हाउस जाने का सपना देखता है ये, और ये स्टार्टिंग में इसके फादर से गुस्सा भी रहता है क्योंकि इसके फादर इसको मना कर देते हैं लाइट हाउस में जाने के लिए। नेक्स्ट है कैम रामसे। रामसे ये जेम्स की सिस्टर हैं। लास्ट पार्ट में जेम्स और मिस्टर रामसे के साथ लाइट हाउस की जर्नी पर जाती है ये। नेक्स्ट है लिली ब्रिस्को। ये एक पेंटर और मिसेस रामसे की फ्रेंड है। नॉवेल के एंड में वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है, जो आर्ट और इंडिपेंडेंस को शो करती है। नेक्स्ट है चार्ल्स टेंसली। ये मिस्टर रामसे का स्टूडेंट है, थोड़ा एरोगेंट है और वुमेन के आर्ट को अंडर एस्टिमेट करता है। नेक्स्ट है विलियम बैंक्स। ये रामसे की फैमिली का क्लोज फ्रेंड है, काम और सेंसिबल पर्सन है और लिली की पेंटिंग को अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट है पॉल रैली। ये यंग गेस्ट जो नैन्सी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है और नॉवेल में एंगेजमेंट भी होती है इनकी। नेक्स्ट है मिंटा डॉयल। ये पॉल रेले की पार्टनर, यंग, शेयरफुल और कैरेक्टर जो लव और यूथ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है नैन्सी रामसे। ये रामसे फैमिली की डॉटर जो मिंटा और पॉल के साथ टाइम स्पेंड करती है। नेक्स्ट है रोज रामसे। ये रामसे फैमिली की डॉटर जो डिनर पार्टी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है प्रू रामसे। ये रामसे की एल्डेस्ट डॉटर है, बाद में इसकी मैरिज हो जाती है। नॉवेल का फर्स्ट पार्ट द विंडो रामसे फैमिली के समर हाउस में स्टार्ट होता है, जो स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर लोकेटेड है। यहाँ मिस्टर और मिसेस रामसे अपने बच्चों और कुछ गेस्ट के साथ हॉलीडेज स्पेंड करने आते हैं। स्टोरी का बिगनिंग एक सिंपल सी बात से होता है। छोटा सा लड़का जेम्स रामसे है, जो लाइट हाउस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। उसकी मदर मिसेस रामसे उसे कहती है कि अगर वेदर ठीक हो जाएगा तो वो कल लाइट हाउस जा सकते हैं। ये बात जेम्स को बहुत खुशी देती है, क्योंकि लाइट हाउस उसके लिए एक ड्रीम जैसा है। लेकिन उसके फादर मिस्टर रामसे, जो एक फिलोसोफर और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वो तुरंत ही मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि वेदर खराब होगा और लाइट हाउस जाना पॉसिबल नहीं होगा। मिस्टर रामसे का ये रिस्पॉन्स जेम्स को बहुत हर्ट करता है और उसके माइंड में अपने फादर के लिए गुस्सा और रिसेंटमेंट आ जाता है। यहीं से नॉवेल में फादर सन रिलेशनशिप का एक टेंशन दिखने लग जाता है। इस पार्ट में मिसेस रामसे का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक वार्म और केयरिंग वुमन है, जो सबको इमोशनली कनेक्ट करके रखती है। वो सिर्फ अपने चिल्ड्रन का ही नहीं बल्कि गेस्ट का भी ख्याल रखती है। मिसेस रामसे को लगता है कि लाइफ का मेन पर्पस लोगों को एक दूसरे के करीब लाना और हार्मनी क्रिएट करना होता है। इसलिए वो अपने गेस्ट पॉल रैली और मिंटा डॉयल को एनकरेज करती है कि वो एक दूसरे के क्लोज आए और इवेंचुअली उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। इसी पार्ट में लिली ब्रॉस्को के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो एक पेंटर है। लिली गार्डन में बैठकर मिसेस रामसे और जेम्स को देखते हुए उनकी पेंटिंग बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माइंड में डाउट आता है क्योंकि सोसाइटी में लोग जैसे चार्ल्स स्टैंसली है, वो कहता है कि वुमेन कैन नॉट पेंट और राइट। इस वजह से लिली कभी-कभी इनसिक्योर फील करती है, लेकिन फिर भी वो अपनी आर्ट को कंटिन्यू करती है। मिस्टर रामसे का कैरेक्टर भी इस पार्ट में क्लियरली डेवलप होता है। वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली बहुत इनसिक्योर भी है।
उन्हें हमेशा दूसरों से अप्रिसिएशन और सिंपैथी चाहिए होती है। वो अपनी वाइफ मिसेस राम से इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है और मिसेस राम से ही उन्हें कंफर्ट करती रहती है। फर्स्ट पार्ट का मोस्ट फेमस सीन है डिनर पार्टी है। मिसेस रामसे सबको एक टेबल पर एक साथ बैठकर डिनर अरेंज करती है। इस डिनर के दौरान डिफरेंट कैरेक्टर्स के थॉट्स और फीलिंग्स दिखाए जाते हैं। स्टार्टिंग में सब लोग थोड़े ऑकवर्ड और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मिसेस रामसे के एफर्ट से एटमॉस्फेयर वार्म और हार्मोनियस हो जाता है। डिनर मोमेंट में एक फीलिंग क्रिएट होती है कि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट भी बहुत मीनिंगफुल होते हैं। इस पूरे पार्ट में एक्सटर्नल एक्शन बहुत कम होता है, लेकिन कैरेक्टर के इनर थॉट्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स को डीपली एक्सप्लोर किया जाता है। इस पार्ट में द विंडो बेसिकली शो करता है कि फैमिली मेंबर्स और गेस्ट एक दूसरे को कैसे रिसीव करते हैं और उनके बीच इमोशनल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। साथ ही लाइट हाउस का आइडिया एक सिंबल ऑफ होप और डिजायर के रूप में भी प्रेजेंट होता है, जो जेम्स के सपने और फ्यूचर जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। नॉवेल का सेकंड पार्ट टाइम पासेस बहुत डिफरेंट है फर्स्ट पार्ट से। यह स्टोरी में कोई लॉन्ग डायलॉग या डेली एक्टिविटीज नहीं दिखाई जाती है। इस पार्ट का मेन फोकस होता है टाइम के पासिंग और लाइफ में आने वाले चेंजेस पर है। रामसे फैमिली का समर हाउस जो पहले लाइफ और एक्टिविटी से भरा हुआ होता था, अब ऑलमोस्ट एम्प्टी और साइलेंट हो जाता है। फैमिली वहां से चली जाती है और घर कुछ सालों तक मोस्टली बंद रहता है। सिर्फ एक केयर टेकर मिसेस एमसी नैब कभी कभी वहां पे आकर हाउस का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कर लेती है। इस वक्त नेचर का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा दिया गया है। हवा, बारिश, अंधेरा, डस्ट धीरे धीरे हाउस को कवर कर दिया जाता है। ये सब शो करता है कि टाइम किसी का वेट नहीं करता और सब कुछ ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। इसी पार्ट में सब इसी पार्ट में कुछ मेजर इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत शॉर्ट और ऑलमोस्ट बैकग्राउंड में बताया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मिसेस रामसे की डेथ। जो कैरेक्टर पहले पूरी फैमिली को इमोशनली कनेक्ट करके रखती थी, अब वो नहीं रही। इसके अलावा प्रू रामसे की मैरिज हो जाती है, लेकिन बाद में उसकी भी डेथ हो जाती है और एंड्रू रामसे वॉर में मर जाता है। ये सब इवेंट्स नॉवेल में एकदम ब्रीफ सेंटेंस में बताए गए हैं, जिससे ये फील होता है कि टाइम सब कुछ साइलेंटली ले जाता है। इस पीरियड में वर्ल्ड भी चेंज हो जाता है और रामसे फैमिली की लाइफ भी। समर हाउस धीरे धीरे रूइन जैसा लगने लग जाता है, क्योंकि वो वहां रह नहीं रहा होता है। विंडोज टूटने लग जाती है, फर्नीचर पर डस्ट जम जाती है और नेचर हाउस को ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाद में मिसेस एमसी नैब और कुछ उसके हेल्पर्स मिलकर हाउस की को क्लीन करते हैं और वापस रेडी करते हैं, क्योंकि रामसे फैमिली फिर से वहां आने वाली होती है। इससे नॉवेल में एक ट्रांजिशन क्रिएट होता है, जहां पास्ट और प्रेजेंट के बीच कनेक्शन फिर से बनने लगता है। ओवरऑल टाइम पासेस पार्ट का मेन पर्पस ये दिखाने का होता है कि लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है। लोग चले जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, लेकिन टाइम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है। ये पार्ट नॉवेल में एक इमोशनल ब्रिज का काम करता है, जो फर्स्ट पार्ट की फैमिली लाइफ को लास्ट पार्ट की फाइनल लाइट हाउस जर्नी से कनेक्ट करता है। नॉवेल का थर्ड और फाइनल पार्ट द लाइट हाउस कई सालों बाद स्टार्ट होता है, जब रामसे फैमिली फिर से अपने समर हाउस वापस आती है। अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि मिसेस रामसे की डेथ हो चुकी है। फैमिली में एक इमोशनल एम्प्टीनेस फील होती है। हाउस भी अब पहले जैसा नहीं लगता है। इस पार्ट में मिस्टर राम से डिसाइड करता है कि अब फाइनली लाइट हाउस जाना चाहिए। इस जर्नी में उनके साथ उनके दो चिल्ड्रन जेम्स और कैम बोर्ड भी जाते हैं। जेम्स जो बचपन में लाइट हाउस जाना चाहता था और अपने फादर से गुस्सा रहता था, अब वो बड़ा हो चुका है। जर्नी के दौरान उसके माइंड में मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, थोड़ा रिसेंटमेंट भी और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसके फादर भी इमोशनली वीक और लोनली फील करते हैं। बोट जर्नी के दौरान मिस्टर रामसे का बिहेवियर भी चेंज होता है और उस दिखाई देता है कि जब जेम्स बोट को स्किलफुली कंट्रोल करता है, तो मिस्टर रामसे उसकी साइलेंटली अप्रिसिएशन करते हैं। ये मोमेंट फादर और सन के रिलेशनशिप में एक इमोशनल रिकॉन्सिलिएशन क्रिएट करता है। इसी टाइम हाउस के पास लिली ब्रिस्को गार्डन में अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करती है। कई सालों पहले उसने मिसेस रामसे और जेम्स को देखकर एक पेंटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। अब जब वो पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करती है, तो फाइनली अपनी पेंटिंग का विजन क्लियर हो जाता है और वो पेंटिंग को फिनिश कर देती है। जब बोट लाइट हाउस के पास पहुंचती है, जेम्स का बचपन का ड्रीम फाइनली कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस मोमेंट में उसे रियलाइज होता है कि लाइट हाउस उतना मैजिकल नहीं है जितना उसने बचपन में इमेजिन किया था।
फिर भी ये जर्नी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आती है। इस फाइनल पार्ट में लाइट हाउस एक सिंबल बन जाता है लाइफ के गोल्स, मेमोरीज और पर्सनल ग्रोथ का। मिस्टर रामसे और जेम्स के रिलेशनशिप में भी बैलेंस आ जाता है और लिली की पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। नॉवेल एक सेंस ऑफ क्लोजर में एंड हो जाती है। तो द लाइट हाउस का कंक्लूजन ये दिखाता है कि टाइम के साथ लाइफ और रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेमोरीज और इमोशंस लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं। मिसेस रामसे की डेथ के बाद फैमिली में जो एम्प्टीनेस आ गई थी, वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में बदलती जाती है। मिस्टर रामसे जेम्स और कैम की लाइट हाउस जर्नी फादर सन के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिकन्सिलिएशन को शो करती है। साथ ही लिली ब्रिस्को का अपनी पेंटिंग का कंप्लीट करना ये बताता है कि आर्ट और क्रिएटिविटी इंसान को मीनिंग और सेटिस्फेक्शन दे सकती है। ओवरऑल नॉवल ये मैसेज देती है कि लाइफ में मोमेंट्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन मेमोरीज, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। लाइट हाउस फाइनली होप, रियलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ का सिंबल बनता है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग टू द लाइट हाउस एक हाईली एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट नॉवल है जिसमें ट्रेडिशनल प्लॉट बहुत कम है और फोकस ज्यादा कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और साइकोलॉजी पर है। वुल्फ ने स्ट्रीम को कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की है जिससे रीडर्स को कैरेक्टर्स के माइंड के अंदर चल रहे थॉट्स डायरेक्टली पता चलते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने नॉवेल को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये टाइम, मेमोरी और ह्यूमन इमोशंस को बहुत डीपली एक्सप्लोर करता है। स्पेशली मिसेस रामसे का कैरेक्टर और लिली ब्रिस्को की आर्टिस्टिक स्ट्रगल और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज किया जाता है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि नॉवेल में क्लियर स्टोरी लाइन और एक्शन कम है, जिस वजह से कुछ रीडर्स को स्टोरी स्लो, डिफिकल्ट लग सकती है। फिर भी मॉडर्न लिटरेचर में नॉवेल को एक इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन माइंड और रिलेशनशिप्स को बहुत यूनिक तरीके से प्रेजेंट करता है। होप आपको ये पूरी नॉवेल समझ आ गई है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें कुछ और भी ऐड करूँ तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।